Hello students, good morning and how are you? I hope you are feeling fine. Dear students, we are reading the fourth unit and section 1. तो इन फोर्थ यूनिट द मिसाइल मैन ये यूनिट हम पढ़ रहे हैं और ये हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति और एक महान भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ इंटरव्यू की कुछ बातें हैं। और ये इंटरव्यू आपकी जो सिलेबस लगा हुआ है कोडवा पब्लिकेशन, इसकी टीम ने इंटरव्यू लिया था, कोडवा पब्लिकेशन की टीम ने। तो उस इंटरव्यू में हमें बहुत सी इंटरव्यू के माध्यम से हमें काफ़ी जानकारियाँ मिली कि किस प्रकार से वे एक वैज्ञानिक बने, किस प्रकार एक टीचर ने उनको मोटिवेट किया और वो एक महान वैज्ञानिक बने। तो इसके बारे में हम 2 वीडियोज़ हम पहले कर चुके हैं और आपको ध्यान हो तो डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, इनका पूरा नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। तो ये इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931 में रामेश्वर में। पहले ये रामेश्वर कहाँ पड़ता था, रामानंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था। मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उस अंग्रेज़ों के टाइम में, लेकिन बाद में आज़ादी के बाद ये तमिलनाडु में शामिल हो गया ये गांव रामेश्वरम। इनका देहांत हुआ था 27 जुलाई 2015 को शिलोंग मेघालय में। तो आपने इनके बारे में कुछ अचीवमेंट्स भी पढ़ी कि भारत को जो है मिसाइल्स मैन इसको कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पृथ्वी नाग जैसी मिसाइल्स दी और एरोस्पेस के लिए जो हमारी अंतरिक्ष यान हैं SLV 3, 4, ये जो पूरी सीरीज़ है ये अब्दुल कलाम आज़ाद जी की देन है। इन्होंने एरोनॉटिक इंजीनियरिंग में काफ़ी पढ़ाई करने के बाद भारत को मिसाइल प्रोग्राम में एक नई दिशा दी। यहाँ तक कि जो हमारा परमाणु पोखरण है वो हमने किया और जो है अंतरिक्ष में मंगल ग्रह पर हम गए, चांद पर हम गए। तो वो जो भी अंतरिक्ष यान थे उनको डेवलप करने में इनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम तीसरे वीडियो में, तीसरे लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि आगे कुछ और इनसे इंटरव्यू लिया गया है तो कुछ और बातें पूछी गई हैं, इनकी पर्सनल बातें भी हैं आगे इंटरव्यू में। तो दूसरा सवाल इंटरव्यू में इनसे पूछा गया, वी ऑल रिगार्ड यू एज ए अनडिस्प्यूटेड फादर ऑफ द इंडियन मिसाइल प्रोग्राम। इससे कहा गया कि हम आपको मानते हैं कि आप भारत के जो मिसाइल प्रोग्राम हैं उसके पितामह कहे जाते हैं। और अनडिस्प्यूटेड का मतलब है निर्विवाद, मतलब बिना किसी इसमें कोई शक नहीं कि आप भारत के मिसाइल प्रोग्राम के जनक हैं, फादर हैं। प्लीज़ इनलाइटन अस, कृपया हमें थोड़ा सा बताइए। क्या बताइए? ऑफ द इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जो मिसाइल्स को डेवलप करता है जिसकी शॉर्ट फॉर्म है IGMDP और इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? एकीकृत, मतलब सभी मिसाइल्स को एक करके पुश बटन किस तरह इनको ऑपरेट किया जाए। इंटीग्रेटेड का मतलब है एकीकृत और गाइडेड का अर्थ क्या है? निर्देशित, मतलब मिसाइल को किस प्रकार गाइडेंस दी जाए। और वो मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो उसके बारे में कृपया हमें बताइए। एंड 5 ऑफ इट्स मेजर प्रोजेक्ट्स, और जो ये इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो आप 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए कि हमारी जो मिसाइल्स हैं वो कैसी हैं, कहाँ तक हमने बनाई हैं और क्या सीरीज चल रही है। ये सवाल पूछा गया इंटरव्यू में। तो ये बताते हैं कि 1983 IGMDP, समझ गए क्या है? इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास प्रोग्राम।
इनवाइसेज्ड डेवलपमेंट ऑफ 5 मिसाइल सिस्टम। इनवाइसेज्ड क्या होता है, हमने मतलब एक सपना ले रखा है, परिकल्पना होता है इसका अर्थ, वैसे परिकल्पना। तो कहता है कि 1983 में ये जो हमारा संगठन है IGMDP, इन्होंने एक सपना लिया है, एक परिकल्पना की थी 1983 में कि हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ 5 मिसाइल सिस्टम्स, कि हम 5 मिसाइल सिस्टम डेवलप करेंगे, विकसित करेंगे, बनाएंगे हम। पहला पृथ्वी, ये कैसी मिसाइल है हमारी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ये, मतलब सतह से सतह पर मार करती है, ज़मीन से ज़मीन पर मार करती है, और इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। दूसरी है आकाश, ये मीडियम रेंज मिसाइल है, पृथ्वी की तो लंबी रेंज है, 150 किलोमीटर मारती है, और जो आकाश है उसकी रेंज 24 किलोमीटर है, लेकिन ये सरफेस टू एयर मारती है, मतलब सतह से हवा में ये प्रहार करती है, सरफेस सतह, एयर हवा में। तीसरी हमारी मिसाइल है वो है त्रिशूल, शॉर्ट रेंज, ये मात्र 8-10 किलोमीटर रेंज की है, लेकिन क्विक रिएक्शन है इसका, एकदम ऑपरेट हो जाती है, सरफेस टू एयर मिसाइल है ये फटाफट ऑपरेट हो जाती है, इसका जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है, वो क्विक है। तो ये भी सतह से हवा में मार करने वाली है, 8 से 10 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगली हमारी जो मिसाइल है वो है नाग मिसाइल, ये फायर एंड फॉरगेट, मतलब फायर करेगी और एकदम छुप जाएगी। फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल है, ये टैंक को बर्बाद करने के लिए है, टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, दुश्मन के टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारी जो नाग मिसाइल है, इसकी रेंज 4 किलोमीटर है, ये फायर करेगी और फॉरगेट, और छुप जाएगी। इसके बाद और हमारा 5वीं जो मिसाइल है वो है अग्नि, टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर ऑफ ए लॉन्ग रेंज स्ट्रेटजिकल मिसाइल सिस्टम। जो अग्नि है इसको लंबा जो है विकसित करना है, तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी होता है प्रौद्योगिकी, और डिमॉन्स्ट्रेटर होता है, डिमॉन्स्ट्रेटर का मतलब है, डिमॉन्स्ट्रेटर मतलब प्रदर्शित करना, प्रदर्शन करना। तो ये हमारी प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन है ऑफ ए लॉन्ग रेंज, और ये लंबी रेंज की हम बनाएंगे। स्ट्रेटजिक है ये, स्ट्रेटजिक क्या होता है, सामरिक, युद्ध संबंधी मिसाइल सिस्टम बनाएंगे हम, युद्ध को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेटजिक मिसाइल सिस्टम बनाएंगे एक, जो लंबी रेंज का होगा। तो अग्नि जो है एक प्रकार से हमारी जो है प्रौद्योगिकी प्रदर्शन है, ये लंबी रेंज की मिसाइल्स का प्रौद्योगिकी प्रदर्शन, मतलब शुरुआत है अग्नि, अग्नि के बाद हम डेवलप करते करते लंबी रेंज में जाएंगे। ड्यूरिंग द लास्ट 25 years 2 strategic missile systems have been fully developed and they have been produced in quantity and deployed। इन्होंने बताया कि पिछले 25 सालों के दौरान 2 स्ट्रेटजिक मिसाइल सिस्टम हमने बनाए हैं, मतलब स्ट्रेटजी क्या होता है, सामरिक, युद्ध संबंधी, हमने युद्ध संबंधी 2 मिसाइल प्रणालियाँ विकसित की हैं। हैव बीन फुल्ली डेवलप्ड, हमने पूरी तरह से विकसित कर ली है पिछले 25 सालों में। एंड दे हैव बीन प्रोड्यूस्ड इन क्वांटिटी, और काफ़ी मात्रा में हम इनका उत्पादन करने लग गए हैं। एंड डिप्लॉयड, और हमने इनको डिप्लॉय भी कर दिया है। डिप्लॉय का मतलब क्या होता है, हमने इनको लगा दिया है, मतलब तैनात कर दिया है, डिप्लॉय का अर्थ है तैनात। आकाश हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाई द एयरफोर्स, आकाश मिसाइल बनाने का ऑर्डर एयरफोर्स ने दिया था, तो ये काम एयरफोर्स का है। एयरफोर्स, आकाश हैज़ बीन ऑर्डर्ड बाई एयरफोर्स, तो एयरफोर्स ने कहा है कि हम आकाश को डिप्लॉय करेंगे, तो एयरफोर्स को आकाश देना है। ए नंबर ऑफ वेरिएंट्स ऑफ पृथ्वी, पृथ्वी के कई वेरिएंट और साथ में अग्नि के कुछ वेरिएंट हैव आल्सो बीन डेवलप्ड, तो पृथ्वी और अग्नि के कुछ जो वेरिएंट हैं, कुछ प्रकार हैं, उनको भी हमने डेवलप किया है। तीसरा क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया, वी आर ऑफन ट्रबल्ड बाई द इनइक्वलिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन। यहाँ पर पूछा गया अलग से हटके एक सवाल कि वी आर ऑफन ट्रबल्ड, हमें अक्सर परेशानी आती है, हम संकट में महसूस करते हैं अपने आप को, बाई द इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी क्या होता है, असमानता, ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन,
एसेस का मतलब है पहुंच, मतलब शिक्षा में सब लोग समान रूप से आगे नहीं बढ़ सकते, इसमें इनइक्वलिटी है, असमानता है। तो ऐसी हमारे सामने, देश के सामने ये ट्रबल है, समस्या है कि द इनइक्वलिटी ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, कि एजुकेशन में आगे बढ़ने के जो अवसर है वो अनइक्वल है, असमान है। हाउ कैन दिस बी रिसॉल्व, इस असमानता को कैसे दूर किया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में सब बच्चों को जाति, धर्म, अमीरी, गरीबी के आधार पर अवसर नहीं मिल पाते हैं, तो इसको कैसे रिसॉल्व किया जा सकता है। हाउ कैन द स्टूडेंट्स हेल्प इन रिसॉल्विंग दिस प्रॉब्लम, और जो विद्यार्थी है वो इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने में कैसे मदद कर सकते हैं। तो इसका जवाब दिया डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने। दिस कैन बी रिजॉल्व ओनली बाई enhancing the number of seats in professional courses like medical, pharma and management, as has been done in the case of engineering। तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार इन द केस ऑफ इंजीनियरिंग के मामले में जिस प्रकार शिक्षण संस्थाओं में सीटें इतनी बढ़ा दी गई थी, तो इसी प्रकार से हमें नंबर ऑफ सीट्स बढ़ानी पड़ेंगी प्रोफेशनल कोर्सेज में, जैसे कि मेडिकल है, फार्मासिस्ट है, मैनेजमेंट है। तो इनमें हमने सीटों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, तभी जो असमान पहुंच है शिक्षा के तरफ असमान पहुंच है जो स्टूडेंट्स की, उससे निपटा जा सकता है। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया इसका कि दिस कैन बी रिजॉल्व ओनली बाय इनहेंसिंग, इनहेंस मतलब बढ़ाकर। ये इस प्रॉब्लम का समाधान केवल कैसे हो सकता है, बाय इनहेंसिंग द नंबर ऑफ सीट्स, सीटों की संख्या बढ़ाकर हो सकता है। इन प्रोफेशनल कोर्सेज, जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जैसे कि मेडिकल है, फार्मा है और जो मैनेजमेंट है, इस तरह के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इनमें सीटों की संख्या बढ़ाकर इस प्रॉब्लम का समाधान निकल सकता है। एज हैज़ बीन डन, जैसा कि समाधान हुआ है किसमें, केस ऑफ इंजीनियरिंग के मामले में काफ़ी हद तक समाधान हो गया। इंजीनियरिंग में क्या हुआ कि हमने सीटें बढ़ा दी कॉलेजेस में, तो इससे क्या हुआ कि टुडे ए नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स आर वैकेंट, आज काफ़ी संख्या में इंजीनियरिंग की सीटें खाली रह जाती हैं। तो प्रोफेशनल कोर्सेज में भी हमने सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। टुडे नंबर ऑफ इंजीनियरिंग सीट्स आर वैकेंट, स्टूडेंट्स हैव ए चॉइस फॉर गेटिंग द बेस्ट एजुकेशन, बच्चों को चॉइस मिलनी चाहिए, बच्चों को विकल्प मिलना चाहिए, उनकी पसंद मिलनी चाहिए। फॉर गेटिंग दी बेस्ट एजुकेशन, उत्तम शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चों के सामने चॉइस होनी चाहिए कि यहाँ करना चाहो यहाँ कर सकते हो, वहाँ करना चाहो मेडिकल लाइन में जा सकते हो आप, इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो, फार्मा लाइन में जा सकते हो, मैनेजमेंट में जा सकते हो, तो चॉइसेस होनी चाहिए। स्टूडेंट्स हैव ए चॉइस फॉर गेटिंग द बेस्ट एजुकेशन, स्टूडेंट्स कैन आल्सो सोल्व द प्रॉब्लम। अब विद्यार्थी कैसे इस समस्या से निपट सकते हैं, मदद कर सकते हैं, कैसे, गोइंग फॉर डिस्टेंस एजुकेशन, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए, डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम में भाग लेना चाहिए। मतलब जो आप कॉलेज में सीधा डायरेक्ट एडमिशन लेते हो, बजाय इसके दूरस्थ जो शिक्षा प्रोग्राम चल रहा है कि आप घर बैठे ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं, घर बैठे मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, कॉलेज से डिग्री ले सकते हैं एग्ज़ाम दे करके। तो जो डिस्टेंस एजुकेशन है उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे क्या होगा, विच विल रिड्यूस द लोड ऑन क्लासरूम एजुकेशन। जब ज़्यादातर बच्चे डिस्टेंस एजुकेशन में जाएंगे, काफ़ी बच्चे, तो क्या होगा कि जो स्कूल कॉलेज क्लासरूम जो एजुकेशन है उस पर बोझ कम हो जाएगा। अभी तो कॉलेज भरे पड़े हैं प्रोफेशनल कोर्सेज में, लेकिन जब डिस्टेंस एजुकेशन शुरू हो जाएगी तो प्रोफेशनल कोर्सेज में भी कॉलेजों में सीट खाली रहेंगी, जैसे कि इंजीनियरिंग में रहने लग गई हैं। इंस्टीट्यूशंस हैव टू इंश्योर दैट, और साथ में जितने संस्थान हैं, जितने भी कॉलेज हैं जो प्रोफेशनल कोर्सेज करा रहे हैं, मेडिकल वगैरह करा रहे हैं, उन सभी इंस्टीट्यूशंस को, उन सभी संस्थाओं को हैव टू इंश्योर दैट, ये पूरा विश्वास दिलाना पड़ेगा, निश्चित करना पड़ेगा, इन डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम दी कंटेंट क्वालिटी इज़ हाई, कि जो हम डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे उसमें जो कंटेंट होंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट क्या होता है, सामग्री,
तो डिस्टेंस एजुकेशन बच्चे तभी लेंगे जब उनको लगेगा कि डिस्टेंस एजुकेशन में भी काफ़ी बढ़िया, काफ़ी हमें पढ़ाया जा रहा है अच्छे से, हमें जो कंटेंट हैं वो बढ़िया क्वालिटी के मिल रहे हैं, तभी बच्चे इसमें एडमिशन लेंगे। एंड एप्रोप्रिएटली सप्लीमेंट विद दी कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम जो चलेगा, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है संपर्क और प्रोग्राम होता है। तो जो दूरस्थ शिक्षा का, जो डिस्टेंस एजुकेशन का प्रोग्राम चलाया जाएगा, उसमें एक तो कंटेंट जो होंगे वो क्वालिटी के होने चाहिए, हाई क्वालिटी के, और दूसरा एप्रोप्रिएटली का मतलब होता है उचित ढंग से, और सप्लीमेंटेड का मतलब होता है पूरक होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, विद दी कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम। तो ऐसी क्वालिटी के कंटेंट हों जो इस कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्राम में बढ़िया जो है उचित, एप्रोप्रिएटली सप्लीमेंटेड मतलब उचित प्रकार से पूरक करने वाले हों। तो ये कुछ बातें पूछी गई। चौथी बात क्या पूछी? एटम इज यूजुअली एसोसिएटेड विद एन एटम बम। आमतौर पर एटम का प्रयोग, परमाणु का प्रयोग परमाणु बम के लिए किया जाता है। एसोसिएटेड विद, इसका संबंध परमाणु बम से है, मतलब परमाणु बम का मतलब है डिस्ट्रक्शन, विनाश। प्लीज इनलाइटन अस ऑन दी ब्राइटर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो कहा गया है कि कृपया हमें जो न्यूक्लियर एनर्जी है, परमाणु ऊर्जा है, उसके ब्राइटर साइड की बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए कि आज हमारे पास डीजल, पेट्रोल, ये ऊर्जा के साधन हैं। तो भारत में परमाणु ऊर्जा का काफ़ी स्कोप है, उसका जो भविष्य है वो ब्राइट होने वाला है। तो अब्दुल कलाम जी से पूछा गया कि प्लीज़ इनलाइटन अस ऑन दी ब्राइटर साइड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। जो परमाणु ऊर्जा का जो उत्तम पक्ष है, इसका भविष्य बड़ा अच्छा है, उसके बारे में भी कुछ प्रकाश डालिए। हाउ इट इज़ यूज्ड फॉर क्रिएशन एंड डेवलपमेंट। परमाणु ऊर्जा का प्रयोग रचनात्मक कार्यों के लिए और विकास के लिए कैसे हो सकता है, इस बारे में भी आप बताइए। न्यूक्लियर एनर्जी कैन बी यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। तो इन्होंने बताया कि न्यूक्लियर का ऊर्जा का प्रयोग केवल बम बनाने के लिए नहीं होना चाहिए, परमाणु बम, बल्कि इसका प्रयोग ऊर्जा के लिए होना चाहिए। यूज्ड फॉर पावर जनरेशन, ऊर्जा को बनाना, पावर ऊर्जा होती है, बिजली जनरेट करना, मेडिकल एप्लीकेशन, और जो मेडिकल में जो यंत्र हैं वो बनाए जा सकते हैं, एप्लीकेशंस बनाई जा सकती हैं। एंड इरिडिएशन ऑफ सीड्स, और जो बीज हैं उनका इरिडिएशन करना, मतलब उनका विकिरण करना बीजों का, फॉर क्वालिटी एग्रीकल्चर, ताकि बढ़िया किस्म की हमारी एग्रीकल्चर हो सके, उसमें भी हम परमाणु ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्होंने जब सवाल पूछा गया कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग परमाणु बम के अलावा और कहाँ इसका भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है, तो इन्होंने बताया कि परमाणु जो है उसका प्रयोग बिजली बनाने के लिए, मेडिकल लाइन में एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और जो बीज हैं उनको उन्नत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ये 4 क्वेश्चंस पूछे गए और कुछ बातें और भी पूछी गई हैं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए ये जो लास्ट वीडियो में हम ये चीज़ें कराएंगे। ओके बेटा, थोड़ा टफ लेसन है, काफ़ी वर्ड मीनिंग टफ हैं, तो बेटर ये रहेगा कि आप ध्यान से 2-3 बार इसको वीडियो को देखें और टफ मीनिंग्स को नोट कर लें, तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं। ओके बेटा, बाय।